हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन गुज्जर और आपका द न्यू वेब फिजिक्स चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम CSIR नेट फिजिक्स के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, उसी में आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिकल फिजिक्स की। मैथमेटिकल फिजिक्स में आज मैं 2011 से जून का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ और जून में भी आज मैं इस वीडियो में पार्ट बी को सॉल्व करवाऊँगा। तो पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन आया है 25 है, द वैल्यू ऑफ ए इंटीग्रल dz z square e to the power z where c is an open contour in the complex z plane as shown in the figure below is। फिगर यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे जो c के बारे में बोला गया है ये कोई ओपन कंटूर है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक के लिए मुझे इस लिमिट में सॉल्व करना है। नीचे कुछ ऑप्शन गिवन है, अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा और देखूँगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अभी मुझे ये सॉल्व करना है, वो भी इस ओपन कंटूर के लिए, सी के लिए। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ से जो सी है मेरा, ये कंटूर, इसकी मेरे पास लिमिट तो है नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक कंडीशन पता है। मुझे पता है किसी भी क्लोज्ड कंटूर के लिए जो उसका इंटीग्रेशन होता है 0 होता है, तो मैं वही यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करूँगा और उसको सॉल्व कर लूँगा। यानी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहीं पर आके रुक जाता हूँ तो इसका जो टोटल का होगा वो 0 रहेगा। यानी मुझे पता चल गया, अगर मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो इसको देखो दो पार्टों में तोड़ लेता हूँ। एक पार्ट में इसको बोल देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और ये पूरा 2। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 e to the power z इंटू जेड स्क्वायर इंटू डी जेड प्लस 2 e to the power z इंटू जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू 0। अभी जो 2 है यही तो मुझे फाइंड आउट करना है, यानी ये बेसिकली c है। और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँचा है। इसकी लिमिट भी अगर मैं 1 की यहीं पे पुट कर दूँ, इसको चलो नीचे लिख लेता हूँ। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, -1 to 1 e to the power z जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। और इसको दूसरी साइड ले जाता हूँ, ये माइनस में चला जाएगा, -c e to the power z जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। अभी मुझे इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बस ये c जो है इसको इधर ले जाता हूँ। अगर मैंने ये सॉल्व कर लिया तो मेरा आंसर मिल जाएगा। सिंपल हो गया है। अभी इंटीग्रेशन करना है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा। अभी जो इसकी लिमिट है, अगर मैं अपर लिमिट को लोअर कर दूँ और लोअर को अपर कर दूँ तो माइनस का प्लस हो जाएगा। यानी इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1 से -1 e to the power z जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। मुझे यानी कि ये सॉल्व करना है। जो ये सॉल्व करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। ये जो हमारा फंक्शन है ये सिंपली सॉल्व नहीं होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के होगा। और फर्स्ट देखो, एक हमने बेसिक स्कूल में एक लॉ पढ़ा था, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज़ याद रखना, जिसको भी हम डिफ्रेंशिएट करके उसको मतलब वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, वहाँ से वो चला जाए, उसी को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता रहूँ, पहले 2z मिलेगा फिर 2 मिलेगा, यानी z वाला फंक्शन खत्म हो गया, तो इसी को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले इस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन, और लिमिट एक साथ ही चला लूँगा। इसकी लिमिट है 1 to -1। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा यानी जेड स्क्वायर ई टू द पावर जेड माइनस, फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाता हूँ। फर्स्ट ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा अपना फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 2, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी अगर ई टू द पावर जेड का कितनी बार भी इंटीग्रेशन करो ई टू द पावर जेड ही रहेगा। और इस पूरे की लिमिट चल रही है हमारे पास 1 to -1। पहले अपर लिमिट पुट कर लेता हूँ, -1 पुट करूँगा, कितना हो जाएगा यहाँ से e टू द पावर -1 माइनस, यहाँ से पुट करो, -1 जब पुट करूँगा तो ये -2 और फिर से e टू द पावर -1 डिवाइड में लिख लेता हूँ। फिर से -1 पुट करूँगा, -2/e। यहाँ तक क्लियर है। यानी देखो ये माइनस वाली लिमिट पुट करी, यहाँ से माइनस दिया और 1/e आया, यहाँ से पुट करी तो ये गिवन है, ये आ गया। मतलब अभी मैं अगर इसका ये बाहर वाला साइन खोल देता हूँ,
चलो अभी नहीं खोलता, ये हो गई मेरी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करो 1, यानी 1 यहाँ से पुट करूँगा कितना जाएगा e, माइनस यहाँ से पुट करो 2 इंटू ई, यहाँ से माइनस 2 इंटू ई। ये क्लियर है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये डायग्राम मिटा देता हूँ। ये आ गया मेरे पास, पहले को ले सकता हूँ 1/e, यहाँ से देखो ब्रैकेट खोलो, प्लस 2/e प्लस 2/e, यहाँ से क्या चल रहा है मेरा माइनस e। इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, सब में e कॉमन है, e कॉमन लिख के 2 + 2 + 1 यानी 5/e माइनस e। इस तरीके का कोई ऑप्शन गिवन था हमें, ये हमें ऑप्शन नंबर सी गिवन था, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको समझ रहा है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ रहा है और कितना नहीं समझ रहा है, और उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसिस इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप SU2। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, इसकी बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए। इस ग्रुप को बनाने के लिए कुछ कंडीशन होती है, एक तो उसका डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन वो कुछ इस तरीके का मैट्राइसिस होना चाहिए, अगर ये A है तो ये A* होना चाहिए, ठीक है, और अगर ये B है तो ये B* होना चाहिए, वो भी माइनस के साथ। अभी यहाँ से आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। पहले ये कंडीशन देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या पता इसी से हमारा ये सॉल्व हो जाए। ये कंडीशन देखते हैं, A और A* वाला, ये 1 है, इसका स्टार करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, यानी A* बन गया। B और माइनस B* नहीं बना, यानी ये गलत हो गया। इसको देख लो, A और A*, अगर इसको मैं A मान लूँ 1 + i डिवाइड बाई √3, और इसका अगर स्टार निकालो, स्टार क्या होता है बेसिकली जो हमारा i का माइनस i कर देगा, यानी कॉन्जुगेट हो जाएगा उसका, ये 1 + i/√3, तो ये सही है, A का A* मिल गया यहाँ से। अभी B का स्टार करो, अगर ये 1/√3 माइनस का है और ये मुझे माइनस में करना है तो ये प्लस में ऑलरेडी हो जाएगा। और देखो ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू का जो स्टार होगा कॉन्जुगेट होगा वो सेम ही रहेगा, यानी ये पूरी की तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो गया है। बाकी भी देख लेते हैं, कभी बाकी भी हो जाए। ये तो साफ साफ दिख रहा है 2 + i का 1 + i पॉसिबल ही नहीं है, इसमें 1/2 का 1/2 कॉन्जुगेट हो गया, पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन देखो सही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता तो ये करेक्ट हो जाता, यानी यहाँ से इस कंडीशन से ही केवल एक ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है वो 1 आएगा, वो आपको खुद से निकाल के देखना है, उसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। और अगर आपका 1 नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और देखता हूँ किस किस का डिटर्मिनेंट 1 आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जिसका 1 आता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, लेट A वेक्टर एंड B वेक्टर बी 2 डिस्टिंक्ट 3 डायमेंशनल वेक्टर, देन द कंपोनेंट ऑफ B दैट इज परपेंडिकुलर टू A इज गिवन बाय। यानी कि इस क्वेश्चन को बस देखो थोड़ा सा इसमें घुमा के बोला गया है, समझ लोगे तो इजी हो जाएगा। इसमें क्या निकालना है हमें, द कंपोनेंट ऑफ B दैट इज परपेंडिकुलर टू A इज गिवन बाय। मैंने मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि माना ये A वेक्टर है और ये कोई B वेक्टर है, ये थीटा मान लिया है। इसमें क्या बोला गया है कि हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ B दैट इज परपेंडिकुलर टू A, यानी कि अगर ये B है इसका कोई कंपोनेंट निकाल दूँ A के परपेंडिकुलर यही हो जाएगा, यानी बेसिकली हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख लो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये थीटा है तो ये हो जाएगी B sin थीटा। यानी अभी ये जो क्वेश्चन होगा ये ऑप्शन से सॉल्व होगा, मुझे ऑप्शन सॉल्व करने हैं, और जिस भी ऑप्शन से ये वैल्यू मिलेगी B sin थीटा, भाई हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करता हूँ, क्या मिलता है देखता हूँ मैं। ये मुझे फर्स्ट ऑप्शन गिवन था, इसको सॉल्व करता हूँ क्या मिलता है। मेरे पास है A क्रॉस B क्रॉस A डिवाइड बाई A²। क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं क्रॉस सॉल्व करता हूँ ये मुझे मिल जाएगा क्रॉस BA sin थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि n कैप। मैंने मान लिया है कि इसकी डायरेक्शन n कैप है, मीन्स यहाँ पे n कैप क्या हो गया है, देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, यानी n कैप जो है वो परपेंडिकुलर है टू बोथ
ए एंड बी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, अभी ए क्रॉस यानी एन कैप डायरेक्शन के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मुझे पता है इसके परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है 90 है, यानी ये हो जाएगा मेरे पास बी ए और ए यहाँ से ए साइन थीटा। यानी देखो मैंने वही किया जो यहाँ पे किया था, जैसे जो दोनों टर्म थी उसको मल्टीप्लाई किया और साइन थीटा के साथ लिख लिया। अभी ये एक टर्म ये है, एक ये पूरी टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी फर्स्ट टर्म ए और दूसरी टर्म क्या है बी ए साइन थीटा। ए और यानी कि ऐसे लिख लो, इजी हो जाएगा, ए और सेकेंड टर्म बी ए साइन थीटा। अभी जो है इनके बीच का एंगल वो साइन के साथ आएगा जैसे ऊपर आया था, यानी कि साइन एंगल मुझे ऑलरेडी पता है, ये परपेंडिकुलर है यानी साइन 90 डिवाइड बाई ए स्क्वायर चल रहा है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी अभी फिर से इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगी, मैंने मान लिया इसको पी कैप। और जो पी कैप का मीनिंग क्या है, पी कैप यहाँ पे क्या है, पी कैप इज द परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड एन, यानी कि ए की डायरेक्शन को और एन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे पी कैप। अभी देखो ये मेरे पास क्या मिल गया, ये जो है यहाँ से स्केलर क्वांटिटी है, ये ए स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी मुझे मिल गया बी साइन थीटा और पी कैप डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी कि मुझे वही तो चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था कि बी साइन थीटा मुझे मिल जाए। मुझे यहाँ जो ऑप्शन नंबर 1 था उसी से क्या हो गया, बी साइन थीटा मिल गया, तो यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया है। पॉसिबिलिटी थी कि हो सकता है कि आपको ए से ना मिलता, ऑप्शन नंबर बी से मिलता, तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सॉल्व करके देख लेना है खुद से, वहाँ से ये चीज़ नहीं मिलेगी। और अगर किसी को ऐसा लगता है या किसी को ये सेम मिलता है तो मुझे बताएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लेट पी एन एक्स वेयर एन इक्वल टू 0 1 2 बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन विद रियल कोइफिशिएंट डिफाइंड इन द इंटरवल 2 and 4, यानी कि 2 और 4 के बीच में और इक्वल टू में है। इफ़ पी एन एक्स पी एम एक्स डी एक्स इक्वल टू डेल एम एन देन, यानी कि मुझे कोई कंडीशन गिवन है तो उसमें से बोला है कि इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे वो कौन से ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले इस कंडीशन को ही समझ लेते हैं क्या गिवन है। ये बेसिकली हमें ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन गिवन है, यानी इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेसिकली अगर 2 to 4 के बीच में इंटरवल में अगर ये दोनों सेम रहेंगे, एग्जांपल ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, यानी कि x और दूसरा भी 0 है x, तो इनकी जब भी ये सेम होंगे, डेल एम एन का मीनिंग क्या है, जब ये m और n सेम है तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। माना ये डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट कैसे, 0 हो जाएगा या ये 1 हो जाएगा, ये 0 देगा और सेम में 0 दे रहा है जैसे ही, ऐसे ही 1 के साथ भी सेम रहने चाहिए, p1x इंटू p2x इक्वल टू ये भी 0 देगा, सॉरी ये 1 है तो ये 1 देगा। और देखो सबके साथ में dx से इंटीग्रेशन है, तो अभी हमें वो ऑप्शन देखना है जो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी मुझे ऐसा ऑप्शन चाहिए जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए अभी हमारे पास क्या है, देखो 2 ऑप्शन है, सभी की वैल्यू पुट कर करके देखनी है अभी और देखना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं और देखेंगे कौन सा ऑप्शन ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वही ऑप्शन यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या देगा, सबसे मैं पहली कंडीशन सॉल्व करता हूँ। पहली कंडीशन है 2 to 4 पी नॉट एक्स की वैल्यू कितनी है 1/√2, यहाँ से भी 1/√2 इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 बाहर जाएगा, 1/2 बाहर आ गया है, अंदर आ जाएगा x और लिमिट है 4 to 2, यानी ये हो गया 1/2 इंटू 2। इसको सॉल्व करोगे, लिमिट पुट करोगे 4 - 2 यानी 2 यानी 1। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इसने। दूसरी कंडीशन देखते हैं 2 to 4 1/√2 इंटू √3/2 और -3 - x इंटू डी एक्स। ठीक है यहाँ तक। अभी इसको सॉल्व करो फिर से, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, ये कितना बाहर आ गया √3/2। इसका इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा -3x और -x²/2। लिमिट पुट कर लो 2 to 4, यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया √3/2,
ये कितना आ जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, -12 माइनस 16/2 यानी कि 8, 16/2 यानी कि 8। अभी लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस लगा के, -6, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस था, फिर से माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 4/2 यानी कि 2। इसको सॉल्व करो, √3/2, ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ से हमारा 6 और 2 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से -12 यानी कि मेरा 0 नहीं बन रहा है, मेरा 0 नहीं बन रहा है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से गलत हो गया है। यानी अभी आपको ऐसे ही सेम ऑप्शन नंबर बी करना है, ऑप्शन नंबर सी करना है और ऑप्शन नंबर डी करना है। मुझे तो पता है यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैं वही ऑप्शन करा देता हूँ आपको डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर डी ये गिवन है, ऑप्शन नंबर डी गिवन है। इसके लिए मैंने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर चुका हूँ ऑलरेडी, अभी की थी, क्योंकि ये तो सेम ही है। दूसरी कंडीशन देख लेता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, 1/√2 √3/2 और 3 - x इंटू dx, लिमिट है 2 to 4। फिर से कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, √3/2, अंदर कितना बचा है 3 - x इंटू dx, लिमिट चल रही है और इंटीग्रेशन चल रहा है 2 to 4, ठीक है। अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ, क्या मिलेगा मुझे 3x - x²/2 और लिमिट हो गई 2 to 4। सेम प्रोसीजर कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर लो। अपर लिमिट पुट करता हूँ सबसे पहले, 12 माइनस फिर से 4 का स्क्वायर यानी कि 16 / 2 मीन्स 8। अभी माइनस लोअर लिमिट पुट करो 6 और यहाँ से 4 / 2 और 2 -2, ठीक है। यानी यहाँ से कितना बचा मेरा 4 बचेगा, ये हो गया √3/2, 12 - 8 और यहाँ से कितना बचा -4 -12, यानी देखो 0 दे दिया इसने, ये 12 - 12 0 मिल गया, यानी पूरा 0 हो गया। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। अभी आप बाकी ऑप्शन भी सॉल्व करते हो तो आप देखोगे कि कोई भी उनमें से बाकी जो 3 ऑप्शन थे, एक तो मैंने करके दिखाया है, 2 ऑप्शन अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो उनमें से ये कंडीशन नंबर 2 कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यानी बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो गया है। कंडीशन नंबर टी भी कंडीशन नंबर 1 की तरह सिमिलर है, ये आप खुद से कर सकते हो, खुद से ट्राई करना, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो अभी हमने यहाँ पे 2011 में जून में जितने भी मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन पार्ट बी में आए थे सारे सॉल्व कर लिए हैं। अभी जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं पार्ट सी सॉल्व करवाऊंगा। और अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।